आई वेलकम यू ऑल टू वंस अगेन ग्लोब आउटलाइन। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं कि इंडिया टॉट अ ग्रेट लेसन टू रशिया। मतलब इंडिया ने काफी अच्छी तरीके से सबक सिखाया रशिया को, और कौन से कंटेक्स्ट में ये कहने वाला हूँ तो ये आपको जानना काफी गरज का होगा और काफी इंटरेस्टिंग होगा। उसी के साथ साथ मैं एक प्लस पॉइंट की पाकिस्तान की न्यूज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ एट द एंड, तो एट द एंड तक के बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले, वीडियो चालू होने से पहले मैं जल्दी से कहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप बेशक कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगेगा इसका। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक न्यूज की तरफ। इंडिजिनियस स्पेयर्स, अब ये स्पेयर्स मतलब स्पेयर्स पार्ट कीप रशियन ओरिजिन आईएएफ चॉपर ट्रांसपोर्ट फ्लीट फ्लाइंग। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग न्यूज है, समझ में ही नहीं आ रही होगी हेडलाइन पढ़ के। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, तो हमने ना कुछ सालों पहले यहाँ पर 1980s में, उसके बाद 2013-14 में हमने रशियन हेलीकॉप्टर खरीदे थे। ये रहा वो फाइटर हेलीकॉप्टर जिसको MI सीरीज भी कहते हैं, क्योंकि जब ये 1980s में बना था तब उसका नाम था MI-17। अब जब 2013-14 में खरीदा था हमने वो हेलीकॉप्टर रशिया से, तो वो एडवांस वर्जन था जिसका नाम था MI-17V4, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ इसके सीरीज नए नए लॉन्च होते रहते हैं। तो ये काफी प्रख्यात है रशिया का हेलीकॉप्टर, जो काफी देशों के पास है। रशिया अपने हेलीकॉप्टर काफी देशों के पास बेचता है। तो वही से हमने 1980 से ये हेलीकॉप्टर हमने खरीदा था। अब खरीदा ना, तो खरीदते ही से ही ना यहाँ पर काम खत्म नहीं होता है। जब हम उसको यूटिलाइज करते हैं तो उसकी देखरेख का भी एक अहम हिस्सा होता है। तो वही देखरेख अभी 2023 में निकली थी। अब हुआ क्या, तो ये हेलीकॉप्टर खराब हो गया और इसके कुछ स्पेयर पार्ट हमने बदलना था। अब देखिए 1980s की, यहाँ पर 40 साल पहले की जब बात आती है तो यहाँ पर ना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जैसी कुछ चीज होती थी नहीं। तो यहाँ पर हुआ क्या, तो यहाँ पर ना एक दिक्कत आ गई कि इन स्पेयर्स पार्ट जो लग रहे थे इस हेलीकॉप्टर में वो रशिया में बनना ही बंद हो गए, और ना ही हमें कुछ टेक्नोलॉजी पता थी कि हेलीकॉप्टर में वो पार्ट लगता कैसे है, वो बनता कैसे है, वो काम कैसे करता है। तो ये इतने सारे चैलेंजेस थे। अब देखिए इतने महंगे में जब हमें हेलीकॉप्टर खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है ये अनयूटिलाइज हो जाएगा, इसको हम फेंक तो नहीं सकते। तो यहाँ पर ना अप्रोच किया इंडिया ने रशिया को कि देखिए 1980s में हमने ये हेलीकॉप्टर आपसे खरीदा था, कि देखिए ये 1980s में जो हमने हेलीकॉप्टर खरीदा था ना उसके कुछ स्पेयर पार्ट हमें बदलना है क्योंकि वो खराब हो चुकी है, ठीक है। तो अब हमको आपकी मदद चाहिए क्योंकि उस समय ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो यहाँ पर हमें कुछ टेक्नोलॉजी इस हेलीकॉप्टर की पता है नहीं। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि रशिया यूक्रेन वार में उलझा हुआ है। तो उसी के साथ साथ यहाँ पर एक चीज निकल कर आई कि रशिया ने सबसे पहले इसके लिए पैसे की डिमांड की। अब जाहिर सी बात है जब हम कुछ खरीदते हैं ना तो कुछ सालों के लिए यहाँ पर वो नेशन जिससे हम कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं डिफेंस से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर जो भी उसकी रिपेयर एंड टीपेयर का कॉस्ट होता है वो मैनेज कर लेता है। लेकिन जब यहाँ पर 40-45 साल हो चुके उस बात को, तो जाहिर सी बात है रशिया पैसे मांगेगा, और मांगा भी था। यहाँ पर मैं बता दूं कि 6 करोड़ की डिमांड की गई थी यहाँ पर रशिया की साइड से, कि अगर आपको ये स्पेयर पार्ट चाहिए तो आपको 6 करोड़ देने होंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे 1 साल का आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके रशिया जो है वो स्पेयर पार्ट डेवलप करके आपको देगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि रशिया यूक्रेन वार के चलते रशिया पे इतने सारे सैंक्शंस है कि वो स्पेयर पार्ट बनाने के लिए भी यहाँ पर कई सारे जो कंपोनेंट है वो रशिया से बाहर से मंगाना पड़ेगा, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे फिर वो कोई यूरोपियन यूनियन की कंट्री हो। तो इस प्रकार से कुछ हालत है। अब देखिए यहाँ पर ना 6 करोड़ की डिमांड सुनकर यहाँ पर थोड़ा सा इंडिया चौंक गया कि देखिए ये पार्ट इतना महंगा तो पहली बार आ नहीं सकता। उसी के साथ साथ ये जो 1 साल का टाइम पीरियड मांग रहा है ना रशिया, तो ये यहाँ पर इनको ज्यादा भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा होगा कि S-400 की ही डिलीवरी अभी तक के आई नहीं है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते। उसी के साथ साथ क्या गारंटी, अगर हम इस स्पेयर पार्ट के लिए हम रशिया पे रिलायबल हो गए तो और हमें कई सालों तक की इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक मुद्दा क्या निकला, जो हमारा 3 बेस रिपेयर डिपोट था, ये चंडीगढ़ की बात हो रही है। तो यहीं पे ना यहाँ पर जो देखरेख वगैरह ये सब होता है। तो यहाँ पर इनको जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा सिनेरियो को समझा कि ये हम बना सकते हैं क्या। जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज हो रही है, कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग वगैरह करके इन्होंने थोड़ा सा कंसेप्ट समझा, और कंसेप्ट जैसे ही समझ लिया इन्होंने ना, इंडिया ने ये खुद ही स्पेयर पार्ट डेवलप कर लिए हैं। जी हाँ बिल्कुल, जो 6 करोड़ की रशिया डिमांड कर रहा था ना, ये 6 करोड़ तो दूर की बात है, हमने 80 लाख में ये सारे जो स्पेयर पार्ट है वो बना लिए, और ये 8 हेलीकॉप्टर फिर से यहाँ पर चलने लगे। और जहां पर ये 1 साल का टाइम मांग रहा था रशिया, तो हमने ये 120 दिन में ही कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारे लिए माइलस्टोन है एक, कि देखिए हम अगर दूसरों से कुछ खरीदते हैं ना तो हमें उसके लिए ये रिलायबल होने की बिल्कुल भी गरज नहीं है। देखिए आज हमने स्पेयर पार्ट बनाया है, कल जाके हम इंजन बनाएंगे जिसपे काम चल रहा है, वो कल जाके पूरा हेलीकॉप्टर बनेगा। ये मैं काफी बात करता हूँ अपने वीडियो में कि किस तरीके से एक छोटे छोटे स्टेप लेकर इंडिया देखिए एक अपर पोजीशन में जा रहा है। मैंने कई सारे वीडियो में ये बात भी कही है। अब देखिए इसका महत्व क्या है, सबसे पहली बात ये है कि कोई हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देता नहीं है। तो आज के इस युग में हमने देखा है, मैंने कई मल्टीपल वीडियोस डाले कि यूएसए के साथ 80%
ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, उसी के साथ फ्रांस के साथ 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, यूके भी अभी 100% देने की बात चल रही है। तो जब ऐसे सिनेरियो आता है ना, तो उनको भी पता है कहीं ना कहीं कि यहाँ पर कितना इंडिजिनसली इंडिया डेवलप हो रहा है डिफेंस के सेक्टर में। अगर इंडिया को अपनी ओर खींचना है तो देखिए सबसे पहले हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, और उसके साथ 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसी के साथ साथ प्लस पॉइंट ये रहेगा कि 10 साल 12 साल 15 साल जो उसका मेंटेनेंस होगा, रिपेयर के कॉस्ट होंगी, उसको कम से कम रखा जाए और इंडिया को रिलायबल पार्टनर बनाया जाए। इसलिए आप देख सकते हो कि इंडिया की जब भी मेजर डील निकल कर आती है ना, सबमरीन डील, डिफेंस से रिलेटेड डील, जैसे कि हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, तो यहाँ पर सबसे पहले यूएसए, यूके, फ्रांस, ठीक है ना, या फिर साउथ कोरिया, इनके साथ हमारी बात चलती है और इनको भी पता है कि इंडिया कितना ट्रस्टेड पार्टनर है और इनके साथ डील हमें एक भारी मुनाफा दे सकता है। लेकिन इन सभी के लिए ना एक चिंता का विषय है कि अगर ऐसे यहाँ पर डेवलपमेंट करता रहना है डिफेंस के सेक्टर में इंडिया, तो इनको यहाँ पर बिल्कुल ये जो डील्स निकल कर आती है ना, इतने हजारों करोड़ की, हजारों मिलियन करोड़ की जो डील इनको निकल कर आते हैं, जो इनके जेबों में पूरा पैसा भर देता है इंडिया, वो यहाँ पर रुक जाएगा। और देखिए मुझे आज भी अच्छे से याद है, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि यहाँ पर ना चाइना के एक ऑफिशियल ने ये कहा था कि इंडिया हैज नो थ्रेट टू चाइनाज मिलिट्री। अब ये पीएलए डेलीगेशन, जैसे कि मैंने बताया, एक ऑफिसर ने कहा था। अब इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं इस वीडियो में, तो देखिए इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए थे ना अपने इस डायलॉग में, तो ये कहीं ना कहीं काफी चौंकाने वाले थे। अब देखिए इन्होंने ये सीधे सीधे कहा था कि इंडिया विल नॉट पोज अ सिक्योरिटी थ्रेट टू चाइना बिकॉज इट इज स्टिल इनकैपेबल। मतलब आप कैपेबल ही नहीं हो चाइना के साथ लड़ने के लिए। जैसे ही बात आती है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की, या फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इस मिलिट्री, या फिर इंडिया के डिफेंस जो प्रोडक्ट है वो काफी पुअर है, वो काफी पुराने हो चुके हैं, या फिर इंडिया कुछ भी यहाँ पर खुद से डेवलप नहीं करता, वो सिर्फ बाहर से खरीदता है, तो ऐसी यहाँ पर इन्होंने खुल के बात कही थी इंटरनेशनल मीडिया के सामने, जिसने एक बिल्कुल काफी हर्ट पहुंचाया था इंडिया की इमेज को। अब ऐसे समय में मैं इनको जवाब देना चाहता हूं कि देखिए हमारी डिफेंस जो मॉडर्नाइजेशन है वो भले ही चाइना तक के ना पहुंची हो, क्योंकि हमें पता है कि चाइना की यहाँ पर डिफेंस इंडस्ट्री इतनी मॉडर्न है कि यहाँ पर थाईलैंड इनसे सबमरीन लेना नहीं चाहती। पाकिस्तान ने जो चाइना को सबमरीन का ऑर्डर दिया है उसमें पाकिस्तान को चाइना का इंजन चाहिए ही नहीं। तो ये दो सिनेरियो से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर चाइना की मॉडर्नाइजेशन कितने हद तक के कि इनके खुद के पार्टनर इन पे भरोसा नहीं करते। तो ये किस हिसाब से यहाँ पर इंडिया पे एलिगेशंस लगा रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता। और देखिए यहाँ पर कई सारे जो प्रोडक्ट है वो इंडिया खुद भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, चाहे वो अस्त्र मिसाइल, एयर टू एयर डिफेंस मिसाइल है, इस पे ऑलरेडी काम चल रहा है। फिर उसी के साथ ये भी न्यूज देख लीजिए कि फिलीपींस एक्सप्लोर इंडियन मेड आर्टिलरी गन्स, मतलब जो इंडिया में मेड आर्टिलरी गन्स है उसको फिलीपींस खरीदना चाहता है। तो देखिए तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट हम बना देते हैं उसके बाद इसका कुछ नहीं होता। तो देखिए हमारे देश विदेश से ये बिल्कुल ऑफर आते हैं कि आपने जो बनाया, मतलब मेड इन इंडिया जो इक्विपमेंट्स है उसकी भारी डिमांड भी है इंटरनेशनल मार्केट में। तो देखिए ये था कुछ इस वीडियो का एनालिसिस। बताने का मुद्दा यही था कि धीरे धीरे जो इंडिया है वो यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत जो हम कहते हैं, चाहे वो डिफेंस के सेक्टर में हो या फिर टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हो, वो सफल होते हुए नजर आ रहा है और ये काफी अच्छी बात है। उसी के साथ जाने से पहले मैं आपको न्यूज बताना चाहूंगा पाकिस्तान से रिलेटेड। जैसे कि मैंने बताया था ये पाकिस्तान से एक न्यूज रहेंगी प्लस पॉइंट के तौर से। ये देखिए काफी सारे आर्टिकल्स ना ये मुझे दिख रहे हैं ऑनलाइन वेबसाइट में कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उन्होंने यासीन मलिक की वाइफ को ना मिनिस्टर का पद दे चुका है, और ये यहाँ पर एज अ स्पेशल एडवाइजर भी रहेंगे उनके पीएम जो है अनवर हक कक्कर उनके लिए। अब ये है क्या, तो देखिए सबसे पहले आपको जानना गरज का होगा कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इकोनॉमिक तो था ही, उसके साथ साथ पॉलिटिकल भी आ गया कि इनकी जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उन्होंने रिजाइन दे दिया और यहाँ पर बिल्कुल इनकी जो पूरी गवर्नमेंट थी वो डिसॉल्व हो गई। अभी जो गवर्नमेंट चला रही है पाकिस्तान की उसे कहते हैं कि पाकिस्तानी केयरटेकर गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पर जब तक इलेक्शन नहीं होते होने वाले आने वाले समय में 90 दिनों में, मतलब यहाँ पर नवंबर में इलेक्शन देखने को मिलेंगे और दिसंबर तक ये पता लग जाएगा हमें कि पाकिस्तान में कौन गद्दी संभालने वाला है। तो उसके बिहाफ में जो 90 दिन सरकार चलाएगी ना वो चलाएगी पाकिस्तान केयरटेकर पीएम जो है यहाँ पर अनवर हक कक्कर। अब इन्होंने क्या किया, इनके यहाँ पर एक पोस्ट थी जिसको यहाँ पर कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट की पोस्ट, जिसको यहाँ पर दे दी है यासीन मलिक की वाइफ को। भी है यासीन मलिक को ना कौन था ये जानना आपको ज्यादा गरज करेगा, तो ये यासीन मलिक ना एक कश्मीरी सेपरेटिस्ट था। मतलब ये ना पाकिस्तान का था, ये ना इंडिया का था। ये चाहता था कि पाकिस्तान नहीं, इंडिया नहीं, ये जो कश्मीर है ना वो एक अलग से नेशन बने। और इस यासीन मलिक के वजह से ही ना कश्मीर में काफी सारे दंगे हमें देखने को मिले थे, चाहे वो 1999 में, 2002 में हो, 7 में हो, और उसी के रिगार्डिंग ये काफी बार अरेस्ट भी हो चुका है। तो यहाँ पर यासीन मलिक की ना एक सुनवाई
सुनवाई हो गई बिल्कुल साफ पेशकश 2022 में, और इसको ना बिल्कुल इंडिया में उम्र कैद की सजा सुनाई दी गई। अब देखिए इसको उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन देखिए ये जब अपने पीक पीरियड में था ना, तो ये कहीं ना कहीं इस्लामाबाद गया था जहां पर ये कश्मीर के सेपरेट होने की बात कर रहा था। तभी इनकी मुलाकात हुई हुसैन मलिक के साथ, जो यहाँ पर इनकी वाइफ थी। अब देखिए दोनों में कुछ कनेक्शन हुआ, हालांकि मैं इनके कैसी मुलाकात है क्या हुई इस पे बात नहीं करूंगा। तो देखिए हुआ ये था कि जैसे ही यासीन मलिक अपने यंग दिनों में इस्लामाबाद गए ना कश्मीर को सेपरेट करने की मांग को लेकर, तो उनकी मुलाकात हुई हुसैन से, उन दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद भी देखिए यासीन का जो स्ट्रगल था कि कश्मीर को अलग होना चाहिए, स्ट्रगल कहे कि क्या कहे, ये जारी रहा और इन दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद देखिए 2022 में यह फैसला आया कि यासीन मलिक को बिल्कुल उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। तो उस यही यासीन मलिक जो कहीं ना कहीं कश्मीर के सेपरेटिस्ट की बात करता था, यही यासीन मलिक की जो वाइफ है हुसैन मलिक, इसको यहाँ पर ये मिनिस्ट्री की पोस्ट दी गई है। इसलिए ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि जो पाकिस्तान की केयरटेकर की गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट का जो स्पेशल पीएम का एडवाइजर है, वो यहाँ पर हुसैन मलिक को बताया जा रहा है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर किसी टेररिस्ट की वाइफ को यहाँ पर पाकिस्तान में मिनिस्टर की पोस्ट दे दी गई है या नहीं। तो मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर ये यासीन मलिक कौन था और ये ऐसे सब आर्टिकल क्यों पब्लिश हो रहे हैं। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। होप सो कि आपको ये जो मेन न्यूज थी यहाँ पर कैसे इंडिया ने रशिया को एक खराब पार्ट सिखाया, वो आपको समझ में आ गया होगा। टिल डेट ये है। इस वीडियो का एंड जाने से पहले एक सभी को पता होगा कि एक कोट में कहता हूँ कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग, बी एक्टिव, डिपेंड ऑन ओनली, नो आउट लाइन।